नहीं, आप अब गलत हो गए। आप लोग हमेशा डेली बेसिस पे देखते हैं ये जो जोमेटो आते हैं देने, जोमेटो या आप ओला या उबर कभी बुक किया है? उसमें क्या होता है, उसका मन करे तो वो आएगा, नहीं मन करे तो अपना स्विच ऑफ करके काम पे आना बंद कर देते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं। जैसे वो ऐसा नहीं है कि ओला के वो ड्राइवर है, वो उसका प्राइवेट का किसी का कार होगा, ओला से कांटेक्ट करेगा कि मैं भाड़े पे चलाऊंगा, आपका प्लेटफॉर्म यूज करूंगा, लेकिन वो भाड़े में से आपको कुछ टैक्स दे दूंगा, कुछ कट दे दूंगा। हो गया ना, इम्प्लॉय नहीं है वो, उनका ड्राइवर नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो कल को चाहे तो अपना स्विच ऑफ करके छोड़ सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है उनके बीच में। लेकिन ये होता है कि जो नॉर्मल होता है ना, ट्रेडिशनल, एक एम्प्लॉयर होते हैं और एक एम्प्लॉय होते हैं, कि उनके वहाँ टाइम से आपको आना होता है, फिर टाइम से जाना होता है, आपके बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिर कभी एम्प्लॉय को कुछ हो गया तो जो एम्प्लॉयर है उसको उसको भरपाई करना पड़ता है, कंपनसेशन देना पड़ता है। लेकिन ओला उबर में नहीं होता, उनको कोई मतलब नहीं, उनका है कि कॉन्ट्रैक्ट है, आ जाए नहीं। जैसे जोमेटो है, उनका पर डिलीवरी पे होता है कि 18 रुपए 20 रुपए वो लेंगे, जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऐसा नहीं होता कि मंथली उनको कुछ मिलेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो आप बोल रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट तो सही है, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, दिस इज नॉट दैट मच एज पर द ट्रेडिशन। वो होता है कि उनका स्पेसिफाइड टाइम भी नहीं होता है। तो पहले लोगों को बहुत मजा आया जोमेटो का काम करके, क्योंकि उनको लगता था पैसा खूब मिल जाता है, और जब मन किया करे, जब नहीं मन किया छुट्टी ले लिए। ऐसे होता है ना, आपको नॉर्मल जाके छुट्टी मांगना पड़ता है अपने एम्प्लॉय से कि संडे को आप छुट्टी दीजिए। इसमें तो छुट्टी नहीं है, नहीं आया। उनमें ये है ना कि आप काम करेंगे पैसा मिलेगा, नहीं काम करेंगे वो नहीं मिलेगा, कट होता है। कि आपने इतना दिन भर में चलाया गाड़ी, ओला ने 10 सवारी ढोए, तो 10 में अगर 500 रुपए है तो उसमें से वो 70 रुपए हर सवारी पे दे देंगे। अगर नहीं ढोया तो नहीं होगा, दिस इज सिंपल। ऐसा नहीं है कि उनको फिक्स सैलरी देना है या कुछ उनके बीच में ऐसा है कि इसी दिन को आना है, इतने टाइम पे काम करना है। दिस इज द जस्ट ए इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट तो है लेकिन इंडिपेंडेंट है। तो इसमें लोगों को अच्छा लग रहा था कि मन किया जिस दिन मेरे घर काम है तो नहीं जाऊंगा ओला लेके, जिस दिन छुट्टी है तो उस दिन संडे को भी जाऊंगा, मन किया तो रात में भी जाऊंगा, मन किया तो दिन में आके सो जाऊंगा। ऐसा था ना। तो दिस इज द गिग वर्कर्स। गिग वर्कर्स किसी और का प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, लेकिन उनका प्लेटफॉर्म किसका यूज कर रहे थे? ओला का। ओला पे आप लोग बुक करेंगे और वो ड्राइवर के पास जाएगा, ड्राइवर गाड़ी लेके आ जाएगा। तो दिस इज द यूजिंग द प्लेटफॉर्म, बट दे आर नॉट द एम्प्लॉय। तो दिस इज द गिग वर्कर्स। गिग वर्कर्स का एक सिंपल डिफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। दे आर द वर्कर्स हु हैव द जॉब्स और द टेक पार्ट इन द वर्क अरेंजमेंट एंड गेट्स पेड ऑन द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जैसा आपने कहा था, कॉन्ट्रैक्ट पे उनको होता है कि उनको पर कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, कि इतने सवारी पे इतने पैसे होंगे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। दे ऑल काइंड ऑफ द जॉब। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई डिफाइंड है। इसमें होगा कि आप ओला का गाड़ी चलाएं, या आप खाना के लिए डिलीवरी दें, या फ्लिपकार्ट का डिलीवरी दें, या अमेजन का डिलीवरी दें, हर एक एरिया में ये वर्कर्स हैं। लेकिन इनका मेन है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का ये यूज करेंगे। वन थिंग। तो पहले लोगों को बहुत इससे फायदा हुआ, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था कि बढ़िया है, कि मतलब जब मन कर रहा है मैं जा रहा हूँ, पैसे भी खूब कमा रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे ये हो गया कि लोग इसमें इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, और जो मार्जिन हो गया कंपनीज का, वो थोड़ा सा उतना नहीं देने लगी हैं। तो अब ऐसा होने लगा है कि वो अपने आप पैसे कुछ काट लेती हैं। जैसे ओला हुआ, तो ओला ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि आपको मैं 20 रुपए दूंगा या 20-30 रुपए काटूंगा। कट उसने 60 रुपए कर दिया बिना बताए। तो एक चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी रद्द कर दे रहे हैं। जैसे हो गया ना कि उसमें ऐसा तो है नहीं कि 1 to 1 आपका कुछ है। उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट का बेसिस होता है वो होता है कि जो जो वहां पे कंज्यूमर है वो फीडबैक कैसा दे रहा है। तो जैसे मैं ओला से गया, नीचे उतरा, अब मुझे अच्छा लगा तो मैंने 5 स्टार दिया, नहीं लगा तो मैंने 1 स्टार दिया। लेकिन दिक्कत है कि इसमें अब जो फीडबैक गया कंज्यूमर का, उसने ओला ने ले लिया, या अमेजन ने ले लिया, या फ्लिपकार्ट ने ले लिया। जैसे डिलीवरी बॉय आया यहाँ पे और मुझे अच्छा लगा तो मैंने उसको 5 दे दिया, नहीं लगा तो 2 स्टार दे दिया। अब इसी आधार पे वहां पे कंप्यूटर है उनके पास, अमेजन या फ्लिपकार्ट या ओला के पास कंप्यूटर है, वो डिसाइड करते हैं कि इनका परफॉर्मेंस अच्छा है। अब दिक्कत ये है कि कई कई लोग हैं, जैसे मैं कस्टमर हूँ, मैंने मंगवाया फ्लिपकार्ट से, मैंने यहाँ का एड्रेस दिया, ये जो मेरा इंस्टीट्यूट है, लेकिन वो मेरे घर पे लेके आया, या मैं घर पे चला गया हूँ, तो मैं फोन पर के कहूंगा कि घर पे आ जाओ। अगर वो नहीं आया, वो आ गया तो मैं खुश होऊंगा, 5 में 5 स्टार दे दूंगा, नहीं आया तो 1 स्टार दूंगा। लेकिन दिक्कत है कि उसका जो काम है वो यहीं पे पहुंचाने का है ना। तो ऐसे में हो गया कि जो इलॉजिकल भी फीडबैक मिलते हैं, हो गया ना। तो ऐसे कंडीशन में जो ये वर्कर हैं वो
जो कंज्यूमर है उसको जबरदस्ती खुश करने के चक्कर में रहते हैं। जैसे ये नहीं है कि परफॉर्मेंस क्या है, वो कैसे फीडबैक अच्छा ले रहा है इस पे डिपेंडेंट होने लगा है। आर यू गेटिंग ना? तो ये दिक्कत होने लगी है इसमें। तो इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी का मतलब बिना किसी लॉजिक के वो कैंसिल कर देते हैं। तो ऐसा जैसे मैं कमा रहा हूँ जो भी है, लेकिन एकाएक मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो मेरी रोजी रोटी चली जाएगी ना तुरंत। कुछ दिन के लिए, 2 महीने कहाँ से पैसे आएंगे? नया जॉब ढूंढने में टाइम लगता है, या कोई भी नई चीज स्टेबलिश करने में टाइम लगता है, इतना तुरंत चीजें नहीं होती हैं। तो ऐसे कंडीशन में ये जो वर्कर है उनके सेटबैक हो जाता है, फैमिली कंडीशन क्राइसिस आ जाती है। तो ये इनके लिए एक तरीके से माना जाता था कि एक निगेटिव इंपैक्ट हो रहा है। चीजें समझ में आ रही हैं? नॉर्मल जो जॉब होता है उसमें होता है कि अगर कोई एम्प्लॉयर निकालता है, मालिक अगर किसी को, काम करने वाले को निकालता है, तो उसको पहले नोटिस देना पड़ता है, उसको प्रूव करना पड़ता है कि आपका काम खराब है, और उसके बाद उसको कंपेंसेशन भी 1-2 महीने का देना पड़ता है, ताकि जब तक जॉब न मिले तब तक उनका काम चले। दिस इज द रूल नॉर्मल। लेकिन इसमें तो ये सब नहीं है, क्योंकि इसमें तो कॉन्ट्रैक्ट वो वाली नहीं है जो नॉर्मल वाली है। नॉर्मल जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर का है। एम्प्लॉयर का मतलब समझ रहे हैं ना, एक जो वर्क कर रहा है, और एम्प्लॉयर का मतलब है जो काम दे रहा है, जो मेन उसका ये इंस्टीट्यूट है या जिसका मेन फैक्ट्री है या कंपनी है। गेटिंग? तो ऐसे कंडीशन में इनका जो अभी देखा जा रहा था गिग वर्कर्स का काफी एक तरीके से निगेटिव इंपैक्ट आ रहा था, उनका सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल पा रहा था, और उनका जो काम का कॉन्ट्रैक्ट था वो प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा था। इसीलिए जो पहला राज्य इनके लिए रूल रेगुलेशन लेकर आया वो राजस्थान है, और दूसरा कर्नाटका है। तो ये याद रखिएगा, प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि पहला राज्य कौन है। पहला राजस्थान, दूसरा कर्नाटका। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब इन्होंने लेके आया है कि गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर बिल। सोशल वेलफेयर सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ कि अब जो कॉन्ट्रैक्ट होगा या जो उनकी जॉब सिक्योरिटी होगी उसके लिए सरकार इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगा। और इन द केस अगर उनको उनके जॉब का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा जाता है तो कुछ कुछ जैसे होता है ना कि पेंशन ओंशन देना, उस तरीके से इनको भी कुछ प्रोविजन हो सकता है। इज दिस क्लियर? यहां पे दिया हुआ सेफगार्ड अगेंस्ट अनफेयर डिसमिसल। अभी देखिएगा कि इंडिया जो हमने यूनियन गवर्नमेंट ने लेबर कोड पास किया था, 4 लेबर कोड 2020 में। ओके, चारों लेबर कोड को एक बार देख लेते हैं। जैसे इसमें जो मैंने समझाया वही सब इसमें दिया है पॉइंट वाइज, कि जो चेसिंग ऑफ द रेटिंग एंड प्लीजिंग द कस्टमर, ये हो गया है पॉइंट लेने के लिए। बाकी यही सब चीजें हैं। अब ये बात हुई है कि इसके अंडर में वेलफेयर बोर्ड बनेगा डिसीजन लेने के पहले, कि कॉन्ट्रैक्ट अगर आप किसी का कैंसिल होता है तो वो वेलफेयर बोर्ड पे जाएंगे अपील करना। और रिड्रेसल मैकेनिज्म है कि वहां पे अगर लगेगा कि कॉन्ट्रैक्ट गलत तरीके से रद्द हुआ है तो जो कंपनीज हैं, जो प्लेटफॉर्म है, उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो ये सब चीजें इसके अंडर में है। ओके, एक तरीके, एक वो देख लेते हैं हम लोग, जो 4 हमारी कोड है, लेबर कोड। पहला लेबर कोड है कोड ऑन द वेज, जो गवर्नमेंट 2020 में 4 लेबर कोड लाई थी। पहला कोड है कोड ऑन द वेज। ये क्या डिफाइन करेगा कि कितना मिनिमम वेज हो, जो सैलरी हो कितना होना चाहिए, कितना कट होना चाहिए, किस बेसिस पे होना चाहिए, ये सब चीज है कि मिनिमम वेज पेमेंट टाइमली हो रहा है कि नहीं, एंड जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि नहीं। जैसे होगा कि सेम जॉब के लिए लड़कों को ज्यादा पैसा नॉर्मली मिलता है, लड़कियों को कम मिलता है, आपने देखा होगा। तो ऐसे केस में ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये कोड मना करता है, ये लॉ मना करता है। दूसरी बात है हो गई कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। इसमें होगा कि कितना पावर जो यूनियंस होते हैं, जैसे होगा किसी फैक्ट्री में आप जाते होंगे, वहां पे वर्कर्स यूनियन होते हैं, उनका रिलेशन एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये सब की बात इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बात करता है। फिर हो रहा है सोशल सिक्योरिटी कोड। ये क्या होगा? यही बात है कि जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ द वर्कर्स, यहाँ पे गिग वर्कर्स को इतना अच्छे से डिफाइन नहीं किया हुआ है। बस ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है उनके लिए कुछ उन्होंने सोशल सिक्योरिटी की बात की है कि रिटायरमेंट एंड इंश्योरेंस बेनिफिट क्या हो सकता है। ओके, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है?
जिनमें कोई प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है या फैक्ट्रीज नहीं होता, वो इंडिविजुअल काम करते हैं। जैसे आप रैग पिकर्स को देखे होंगे, जो लोग कूड़ा उठाते रहते हैं, उनका कोई अपना इंडस्ट्री नहीं है, कोई प्रेशर ग्रुप नहीं है। नॉर्मल ऐसे देखिएगा कि जैसे कि आईटी इंडस्ट्री है, उनका एक प्रेशर ग्रुप होता है, उनको लोग एक प्रॉपर तरीके से वो फंक्शन करते हैं। अनऑर्गेनाइज में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो लोग इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, कोई उनका सोशल सिक्योरिटी नहीं होता है, कोई उनका इंटरेस्ट ग्रुप नहीं होता है जो प्रेशर बना सके। ओके, लास्ट में है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड द वर्किंग कंडीशन कोड। ये है चौथा कोड। ये बात करता है कि जहां पे फैक्ट्रीज है, जहां पे कंपनीज है, वहां पे कंडीशन कैसा होगा। ऐसा ना हो कि इतनी गंदगी हो कि वर्कर्स का तबीयत खराब हो जाए, इतनी ज्यादा गर्मी में काम करवा रहे हैं कि कुछ दिक्कत आने लगे। ओके, ऑल दिस थिंग्स शुड नॉट बी देयर। चीजें क्लियर हो रही हैं कि चार कोड क्या है। एक क्वेश्चन इस पे लिख लेते हैं। Analyze the significance of legislative initiatives aimed at regulating the gig economy in India. 150 वर्ड 10 मार्क्स। एनालाइज का मतलब आप एनालिसिस कीजिए सिग्निफिकेंस ऑफ लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव। जो लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव जैसे कर्नाटका गवर्नमेंट का है या राजस्थान गवर्नमेंट का है या इंडियन गवर्नमेंट का है, तो इसमें आप क्या बात करेंगे। मेन डिमांड क्या है, लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव। और इसमें हम क्या बात कर रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी की जो कंडीशन है, वर्क कंडीशन, उसकी कैसे हम कॉन्ट्रैक्ट फेयर एंड इम्प्लीमेंट करवाएंगे, ये सब चीजों की बात कर रहे हैं। ये सब चीजें आपको लिखना है। ये 150 वर्ड में लिखना है। अगर आपको 250 वर्ड का लिखना है तो व्हाट आर द की प्रोविजन टिपिकली इंक्लूडेड इन सच लेजिस्लेशन एंड हाउ डू दे एड्रेस द चैलेंज फेस बाय द गिग वर्कर्स। तो ये थोड़ा सा एक लाइन बढ़ेगा तो 250 वर्ड 15 मार्क्स कर लीजिएगा। मेनली आप लिखने की कोशिश आज इसको कीजिए। 250 वर्ड वाला तो आप लोगों ने कई लिखा है, 150 वर्ड वाला लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे करना है। इसमें बात कीजिएगा कि क्या क्या दिक्कत है, चैलेंजेस क्या है, और जो जितने भी लेजिस्लेशन है कैसे उसको रिड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन।